एज ए एनालिस्ट मुझे बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, ट्रेंड में एनालिस्ट करना पड़ता है, विच ग्राफ डाउन हो रहा है, क्या बिल्ड अमाउंट हुआ है, किससे एडजस्ट करना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो मतलब बहुत हेक्टिक वाला काम है ना। श्रेया, बीकॉम के दिनों में, बीकॉम ऑनर्स जब आप कर रहे थे तो उन दिनों में आपके माइंड में क्या गोल था? क्या कोई कंफ्यूजन भी था आपके माइंड में अपने फ्यूचर को लेकर के? तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके लिए? स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज था कि प्लीज डोंट इन्फ्लुएंस विद पीपल। वो जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ ओनली। आप जब फ्रेशर थी तब से लेकर के अब तक करियर में सबसे बड़ा माइंडसेट क्या शिफ्ट हुआ है? सो वेलकम बैक टू ESS इंस्टीट्यूट सक्सेस टॉक सीरीज। आज हमारे साथ में है श्रेया वर्मा, जिनका करियर क्लैरिटी, हार्डवर्क और स्ट्रगल का एक बेस्ट एग्जांपल है। आज उनकी जर्नी से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन मिलेगा। वो भी अगर बीकॉम के स्टूडेंट हैं, BBA के स्टूडेंट हैं, तो वो भी किस तरह से अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ज्यादा देर नहीं करेंगे और तो जानते हैं श्रेया की स्टोरी उनसे खुद से, ठीक है ना। सो वेलकम श्रेया टू आवर सक्सेस टॉक सीरीज। तो श्रेया, सबसे पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए हमारे स्टूडेंट्स को कि आप अभी आपका करंट रोल क्या है, आपने किस तरह से अपना स्कूलिंग किया एंड देन ग्रेजुएशन, और क्या क्या चीजें आपने फेस करी, वो सारी चीजें, बिल्कुल शॉर्ट इंट्रोडक्शन। Okay, first of all, I will start from thank you, sir, for giving me this opportunity, and I'm very grateful for this. As you know, I started this in between Corona phase, and first of all, I visit your institute to just find out the normal economics and accounts tuitions. So उसके बाद से मेरी स्कूलिंग भी यहीं से हुई है। बेसिकली इट्स 11th and plus 12th, and I did my graduation from IP University, and currently I am working as a senior analyst in R1 RCM. This is all about me. ओके, तो R1 RCM में जो है सीनियर एनालिस्ट का जो पोस्ट है, इसमें क्या क्या पूरा वर्क रहता है, क्या काम करना पड़ता है? ओके, और किस चीज को आप हैंडल करते हैं उसमें? ओके, तो सीनियर एनालिस्ट बेसिकली प्रोफाइल के बारे में से पहले मैं बताऊंगी बेसिकली मेरी कंपनी क्या है एंड हाउ दे एक्चुअली वर्क। बेसिकली माय कंपनी इज R1 RCM and it's work on US health sector, and they operate the financial system of the US healthcare. Okay. For example, if I am asking from you, अगर आप डॉक्टर विजिट करते हो तो आप कैसे विजिट करते हो? Just give me. मतलब it's a situations you having some gastro problem and how you visit the doctor. मतलब डॉक्टर के पास हम जाएंगे, मतलब सम टाइम ऐसा भी होता है कि हम खुद से ही मेडिसिन ले लेते हैं, like for Indian normal cough and cold we just home remedy quick हो जाता है, but you have this severe problem and you visiting your doctor, तो आप कैसे विजिट करोगे? डायरेक्टली विजिट करते हैं हम लोग, क्लिनिक में जाते हैं या फिर हॉस्पिटल में जाते हैं, फिर डॉक्टर फिर आपको OPD में जाते हैं, वहाँ पे या तो इमरजेंसी होता है या OPD में जाकर के वहाँ पे प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर देते हैं एंड मेडिसिन परचेज करके जो अमाउंट होता है पे कर देते हैं। बट ये सिर्फ इंडियन कल्चर में होता है, बट US कल्चर हेल्थ सिस्टम इज डिफरेंटली डिफरेंट। वहाँ पे आपको लाइक वहाँ के जो भी सिविलियंस वगैरह हैं, everyone should have their insurance policy. Not only one, everyone should have the 3 major insurance: primary, secondary and tertiary. Okay. So इंडिया में तो हमारे पास ऐसा होता है, हमारे मोबाइल फोन का तो इंश्योरेंस होता है, बट हमारा इंश्योरेंस नहीं है भाई। ये देख लो, तो US के अंदर में जो है कंपलसरी है इंश्योरेंस कराना, जो हमारे यहाँ पर नहीं है। It's a basic necessity for everyone. So जैसे यहाँ पर इंडिया में बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज होते हैं, पॉलिसी बाजार ब्ला ब्ला, एंड बट वहाँ पे मेजर बहुत सारे कमर्शियल स्पेयर्स भी होते हैं एंड कुछ गवर्नमेंट्स के भी होते हैं। मेडिकेयर्स हो गए, ट्राइकेयर, चैंपियन, ये सारे हैं कुछ। एंड कमर्शियल्स में हाईमार्क हो गया, ब्लू क्रॉस हो गया, कीटना, ये सारे कुछ पॉलिसीज के नाम मैंने बताए, ये इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स है। तो बेसिकली वहाँ के जो पेशेंट्स, जब उन्हें कुछ भी बेसिकली वो दे आर वेरी concern about their health issues. अगर उन्हें छोटा सा भी कफ एंड कोल्ड होता है, they visit the doctor, and वो सिर्फ पेशेंट का काम होता है effortlessly आप विजिट करो, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, यू जस्ट कंसर्न विद योर डॉक्टर, प्रिस्क्राइब ले लो और आप घर आ जाओ।
And what the major rule between our company do is the between of the payer and the provider is the doctor. अब उनकी जो पेमेंट होती है डॉक्टर कि वो हमारे थ्रू से जाती है। ठीक है। जैसे पेशेंट है, उसने अपना विजिट किया, उसने एक्सरे विजिट किया, एक्सरे उसने करवा लिया, एंड जो भी अमाउंट बिल्ड अमाउंट जो भी टोटल हुआ है वो पेयर देगा, जो इंश्योरेंस कंपनीज जो पेशेंट ने होल्ड किया है, वेदर इट्स अ कमर्शियल और या गवर्नमेंट का होगा। तो इफ द पेशेंट हैव द टू प्राइमरी फर्स्ट प्राइमरी एंड द सेकेंडरी पेयर, तो जो प्राइमरी पेयर होगी वो उतनी अमाउंट बेयर करेगी। अगर उसने मान लो एक्सरे में अगर मुझे 800 bucks उसने पेशेंट ने पे किया, पेशेंट का बिल्ड अमाउंट आया, तो प्राइमरी विल कवर जो उसके सर्विसेज में कवर होता है, लाइक 300 दे कवर्ड, एंड रेस्ट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू द सेकेंडरी पेयर। सो वी हैव टू चेक द पेशेंट हैज सेकेंडरी पेयर है या नहीं उसके पास, दे हैव और नॉट। इफ नॉट, the whole amount will be eligible to the patient responsibility, वो पेशेंट के बकेट लिस्ट में चला जाएगा। if they have the tertiary, then हम tertiary को बिल करते हैं। so बहुत सारे ऐसे like it's a very vast, actually this health sector is very vast। तो वहाँ के जो जितने भी कंसर्न्स होते हैं, जितनी भी आती है, बेसिकली मैं जो हैंडल करती हूँ 2 हॉस्पिटल्स मेरे अंडर आते हैं, सेंट जोसेफ एंड हर्षिम मेडिकल सेंटर। तो बहुत सारे डिनाइल्स आते हैं, बहुत सारे टर्म्स हैं, सीपीटीज है, प्रोसीजर कोड्स है, हेपेक्स है, कोडिंग को ट्रांसफर करना होता है। अगर उन्हें एक्सरे लिया, रेडियोलॉजी अगर है डिपार्टमेंट है, तो कोडिंग को ट्रांसफर करना है। अगर लैब टेस्ट है लैब वाले को, तो इट्स वास्ट। तो आपको बहुत सा एक एनालिस्ट, एज ए एनालिस्ट मुझे बहुत सारे ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, ट्रेंड में एनालिस्ट करना पड़ता है, विच ग्राफ डाउन हो रहा है, क्या बिल्ड अमाउंट हुआ है, किससे एडजस्ट करना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। तो मतलब बहुत हेक्टिक वाला काम है ना? देख लो, पैसे ऐसे ही नहीं मिलते, ऑफ कोर्स नहीं मिलते ऐसे। तो अगर आप ये चाह रहे हो ना कि 5-6 लाख रुपए आपको मिल जाए, तो वो ऐसे ही नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो देख लो, ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, तब जा करके होता है। ठीक है, आप ये सोचो कि सिंपल बीए कर लिया मैंने, बीकॉम कर लिया, और अब मुझे 6-7 लाख रुपए 8 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो वो नहीं मिलता है भाई। उसके लिए कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, अपने आप को अपस्किल करना पड़ता है, तब कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे जानते हैं श्रेया से कि श्रेया, बीकॉम के दिनों में, बीकॉम ऑनर्स जब आप कर रहे थे, तो उन दिनों में आपके माइंड में क्या गोल था? क्या कोई कंफ्यूजन भी था आपके माइंड में अपने फ्यूचर को लेकर के, या फिर क्लियर था? वेरी नाइस क्वेश्चन सर। सी, मुझे ऐसा लगता है कि दैट फेज और उस एज में नो वंस हैव द परफेक्ट गोल। क्लियरिटी होती है समाउ, और क्लियरिटी कभी नहीं भी होती है। गोल्स तो मेरे थे कि मुझे ये करना है, मुझे फाइनेंस सेक्टर में ही जाना है, एंड मुझे जॉब करनी है, कॉर्पोरेट में ही करना है, मुझे यही सब ना करियर बिल्ड करना। बट समटाइम यू आर हैविंग विद अ लॉट, मतलब आपकी सराउंडिंग जो है लॉट विद डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल्स, आप कभी उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हो, यू डोंट अगर यार वो तो इतना अच्छा कर रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, आई एम रियली वर्थ इट और नॉट, आई एम डूइंग राइट थिंग्स और नॉट। तो इट्स लाइक क्लैरिटी थी, और मैं कह सकती हूँ क्लैरिटी नहीं भी थी, बट आई एम ऑल लाइक जो मेरे एक्सपीरियंस थे, मेरे कंट्रीब्यूशंस, लाइक ना कॉलेज में बहुत सारी एक्टिविटी में भी इंगेज थी, तो मेरा हमेशा से रहा है कि गोल्स भी सेट थे एंड क्लैरिटी भी फिक्स थी मेरी, मुझे क्या करना है। हाँ, कभी कभी थोड़ा मिसगाइड हो जाती थी, बट उसके लिए मेरे मेंटोर्स थे, लाइक यू एंड मेरे जीजू एंड दीदी, दे आर लाइक, जो भी मैं उनकी वजह से हूँ आज। बिल्कुल। तो आई नो मेंटोर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है लाइफ में। जब तक मेंटोर नहीं है, जब तक आप, मतलब आपको ये गाइड करने वाला नहीं है, आपको अपनी गलती नहीं पता लग पाती ना कि हम कहाँ सही जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो है ना? तो वो एक मेंटोरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक एक मेंटोर रहता है आपके साथ में, तो आपको एक राइट डायरेक्शन वो देता रहता है। हाँ। ठीक है ना? ठीक है, तो स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा आपके लिए, और कैसे ओवरकम किया उस चीज से? स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज था कि प्लीज डोंट इन्फ्लुएंस विद पीपल। वो जो कर रहे हैं वो खुद के लिए कर रहे हैं। इफ यू आर डूइंग एनीथिंग, यू आर डूइंग फॉर योरसेल्फ ओनली। ये था। एंड बेसिकली मेरा तो मैं इन्फ्लुएंस हो भी गई थी कि मैं बेसिकली मुझे इंटर्नशिप्स मैंने बहुत सारी की अपने, मतलब कॉलेज फेज में मैंने सारे फील्ड्स मतलब चेकआउट कर लिया कि मुझे किस फील्ड में सेटल होना है। मैंने HR भी कर लिया, मैंने फाइनेंस भी कर लिया, मैंने मार्केटिंग भी कर लिया।
तो ये सब तो- में इंटर्नशिप की है। हाँ, मैंने इन सब में तो अब internship देख लो, किया है। जैसे कि हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि इंटर्नशिप भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इंटर्नशिप कल्चर को फॉलो आप करो। अगर इंटर्नशिप नहीं कर रहे हो आप, तो डायरेक्टली कंपनी कोई भी नहीं उठाती है। आप अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, एक नहीं, दो नहीं, 3 कंपनीज में, अलग अलग कंपनीज में अगर आपने इंटर्नशिप किया हुआ है, तो इससे आपके सीवी को एक पंच मिलता है और आप मतलब कंपनीज जो है वो डायरेक्टली आपको पिक करती हैं कि इसने इंटर्नशिप भी किया हुआ है। तो इंटर्नशिप से भागो मत यार, इंटर्नशिप जरूर करो, Yeah. ठीक है। तो ईएसएस में कैसे ज्वाइन किया आपने? PSS में जस्ट रैंडमली मैं यहाँ द्वारका से निकल रही थी एंड सडन ऑफ मेरी दी को दिखा ये इंस्टीट्यूट, तो लेट्स ट्राई क्या है। तो फिर वहीं से मैं कनेक्ट हुई सर से एंड आजाद सर एंड आपसे इकोनॉमिक्स एंड अकाउंट्स के ट्यूशंस के लिए, एंड फिर मेरी रेस्ट जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई एंड टिल नाउ। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा ईएसएस का? इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस। सो फॉर दैट टाइम सर कोरोना वाज लाइक स्कूल तो जाना होता ही नहीं था, हम कह सकते हैं सेकंड स्कूल हमारा ट्यूशन ही था। तो जो स्कूलिंग एंड गाइडेंस जो हमें मिला है तो वो सर से मिला, एंड इंस्टीट्यूट का जो इन्वायरमेंट था वाज बेसिकली वेरी फन एंड जॉयफुल था काफी ज्यादा। ठीक है। क्या आपको लगता है कि आज के टाइम पे जो स्टूडेंट्स हैं, आप भी अभी खुद ही स्टूडेंट फेज से अभी निकल करके बाहर आए हो, तो क्या आपको लगता है कि जो आईटी स्किल्स हैं लाइक एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, पाइथन प्रोग्रामिंग, इस तरह की चीज़ें स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी होती हैं? जस्ट लाइक आप जैसे एनालिस्ट की जॉब कर रहे हो, या बहुत सारे और लोग भी हैं जो कि उसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ज़रूरी होता है एक्सेल, पावर बीआई या इस तरह के मतलब आईटी प्रोफेशनल कोर्सेज करना, या फिर सिर्फ डिग्री से हो जाता है काम? सी डिग्री सबके पास है, स्किल्स गिने चुने लोगों के पास है, एंड कंपनी हायर ओनली दोज पीपल हु हैव द वेटेज ऑन देयर रेज्यूमे एंड रेस्ट स्किल्स आर वेरी वेरी नेसेसरी। अगर आप कॉलेज में भी हो, इफ यू हैविंग योर प्लेसमेंट, तो 40 बच्चों में भी कंपटीशन है, तो 40 बच्चों में अगर आप अकेले आपके पास स्किल्स है तो यू आर वर्थ इट। तो फिर वो जो अपॉर्चुनिटी फिर आपसे कहीं नहीं जा रही है। तो हैविंग आईटी स्किल इज लाइक मील ऑफ योर डे, तो आप प्लीज उसको कैरी ऑन करो। अगर नहीं है तो प्लीज ट्राई एंड फोकस एंड सीखो। वो जरूरी है, बहुत जरूरी है स्किल्स होना। ठीक है। तो RNRCM में जब आपने इंटरव्यू दिया तो उसका प्रोसेस कैसा था, और कौन सा ऐसा स्किल था आपके पास में जिसने आपको एडवांटेज दिया वहां पे सिलेक्शन? पावर बीआई। पावर बीआई, ठीक है। और पूरा प्रोसेस क्या था, इंटरव्यू प्रोसेस क्या था? प्रोसेस तो फर्स्ट स्टूडेंट्स को भी पता लगे कि किस तरह का प्रोसेस होता है। बेसिकली यहाँ 3 राउंड्स हैं एंड 3 राउंड में द फर्स्ट राउंड व्हिच इज द HR राउंड आई क्लियर। HR राउंड में बेसिक्स क्वेश्चंस तो नहीं थे, बट बेसिकली हाँ वो मतलब लाइक बल्क स्टूडेंट्स से उन्होंने हायर किया था। तो क्वेश्चंस मेजरली उनका ये था कि आपने जितना भी कुछ किया अभी तक टिल नाउ, इंटर्नशिप व्हाटएवर, जैसे मेरे रेज्यूमे, आई एम टॉकिंग अबाउट माय साइड ओनली, मेरे रेज्यूमे बहुत सारे फील्ड्स का एक्सपीरियंस था मुझे, जैसे HR का भी था, मार्केटिंग में था। तो HR का फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि आर यू रियली कंफ्यूज्ड अबाउट दिस रोल और यू आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग एवरीथिंग। सो माय आंसर I was not clear for that time sir। तो बेसिकली मैंने सारी चीज एक्सप्लोर की कि मुझे पता चले कि मेरी जो मेन स्ट्रेंथ कहाँ पर है और मेरा मेन इंटरेस्ट कहाँ पर है। इस वजह से मैंने वो सारी फील्ड एक्सप्लोर किया जो मुझे अपॉर्चुनिटीज मिली, एंड रेस्ट मेरी जो स्किल्स थी वो एडवांस एक्सेल था एंड पावर बीआई था, एंड मुझे फाइनेंस में ही जाना था। एंड फाइनेंस में मैंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स किए थे, असेसमेंट्स थे एंड फाइनेंशियल मॉडलिंग था मेरा। इट्स अ PNB बैंक स्कैम, तो उसमें मैंने पूरा असेसमेंट बनाया था, प्रोजेक्ट पे काम किया था। एंड बहुत सारे कॉलेज में असेसमेंट होते हैं, तो प्लीज डू कंट्रीब्यूट ऑन द असेसमेंट्स एंड एक्टिविटीज जो भी आपके जो प्रोफेसर कह रहे हैं, एंड प्लीज डू एंगेज ऑन योरसेल्फ इन एवरीथिंग, जिससे आपकी पर्सनल ग्रोथ भी हो एंड पर्सनल एक्सपीरियंस्ड भी हो, तो आप HR को आप एक्सप्लेन कर सको कि आपकी रेज्यूमे में क्या वर्थ इट है एंड आप व्हाई यू आर क्वालिफाइड दिस जॉब एंड फॉर स्टार्ट फॉर दिस जॉब। ओके, बहुत बढ़िया। तो इससे स्टूडेंट्स को हमारी क्लियरिटी भी मिलेगी कि किस तरह से उन्होंने आगे जाना है और क्या करना है। तो
श्रेया, सीनियर एनालिस्ट के रोल पर रेगुलरली आप कौन कौन से ऐसे टूल्स या सॉफ्टवेयर का यूज करते हो? For now, advanced Excel is the must thing. वो तो hand navigation मतलब हाथों में होना चाहिए. And the Power BI, still I'm learning Power BI from my office side. And there's a lots of tools which are given by my company. It's like a portal, which is सारे portals US based portals है, तो उस पर मेरा navigation चलते रहता है. And charts वगैरह, data analytics, basically मेरे soft skills ज़्यादा यूज होते हैं. ये ज्यादा लाइक क्रिटिकल थिंकिंग हो गए, ट्रेंड्स फॉलो करना, एडजस्टमेंट फाइनेंस से रिलेटेड चीजें रहते हैं, डेटा को एडजस्टमेंट करना, कैसे क्या करना. एक चीज और कि आप जब फ्रेशर थी तब से लेकर के अब तक करियर में सबसे बड़ा माइंडसेट क्या शिफ्ट हुआ है? मतलब राइट फ्रॉम द बिगिनिंग, जब जॉब या इंटर्नशिप पे आप थे तब से और अब तक में आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या माइंडसेट शिफ्ट हुआ है? होता है ना कि जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं, जब हम पोजीशन पर एक आ जाते हैं तो हमारा माइंडसेट चेंज हो जाता है. तो क्या ऐसा माइंडसेट है जो शिफ्ट हुआ है? तो एज अ फ्रेशर मैं यही सजेस्ट करूंगी, डोंट सेटल फॉर लेस. इफ यू हैव द क्वालिटी स्किल्स तो प्लीज कुछ पैसों के लिए कहीं भी मत चले जाओ, काम मत करो. वेट फॉर योर अपॉर्चुनिटी, गिव योरसेल्फ अ टाइम, अपने ऊपर काम करो, इनहेंस योरसेल्फ, और आपको राइट अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एंड आप उस पर फोकस करो. एंड प्लीज डू नॉट इन्फ्लुएंस विद अदर पीपल. जो लोग कर रहे हैं करने दो, फोकस ऑन योरसेल्फ. तो आपका क्या माइंडसेट चेंज हुआ स्टार्टिंग से अब तक? मेरा माइंडसेट यही चेंज हुआ है कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती है. आपको हर एक फेज में लर्निंग मिलेगी और जितना सीखोगे उतना कम है. स्टिल जितना जहां से आपको सीखने मिल रहा है विथ गुड एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट अच्छी नहीं भी है, अच्छी भी, आप प्लीज डू फोकस ऑन योर लर्निंग फेज. आपके हिसाब से फर्स्ट जॉब के लिए सबसे जरूरी चीजें क्या हैं? स्किल्स, कम्युनिकेशन या फिर एटीट्यूड? इन तीनों में से क्या प्रायर होना चाहिए? प्रायर तो मुझे लगता है कि आपने तो तीनों चीज मुझे प्रायर बता दिया है. एंड रही बात स्किल्स, स्किल तो इज द नेसेसरी थिंग जो सबके पास होनी चाहिए. अगर आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा पैकेज चाहिए, विदाउट स्किल आई गेस ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, रोज जाते हैं, वॉक इन करके जाते हैं. स्किल है जिनके पास, वो आज यहाँ पर बैठा हुआ है. एंड दैट कम्युनिकेशन इज द की. तो बेसिकली कम्युनिकेशन कहते हैं कोई किसी भी रिलेशन में इट्स अ की. बेसिक योर पर्सनल रिलेशन विथ फैमिली, विथ योर रिलेशन विथ योर करियर, विथ एनीथिंग, कम्युनिकेशन इज द की. कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, बेटर होनी चाहिए, तो आप अपने फीलिंग, अपने थॉट्स, अपने चीजों को एक्सप्रेस कर सकते हो. तो कम्युनिकेशन इज एटीट्यूड. ऑफ कोर्स एटीट्यूड, जॉब दे दो यार, ये एटीट्यूड तो नहीं होना चाहिए. अगर स्किल्स नहीं है तो जॉब पे क्यों मिलेगी? एटीट्यूड शुड बी अ पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी एक ऑरा होनी चाहिए कि हाँ कुछ तो बात है इसमें. अगर आपको एक लाइन में बताना हो कि ईएसएस ने आपकी जर्नी में क्या वैल्यू ऐड किया स्टार्टिंग से, मतलब होता ना जैसे स्कूल्स में हमने किया तो स्कूल में हमने ये चीज सीखी या ये कंट्रीब्यूट किया मेरे स्कूल ने, मतलब आप हर एक चीज को जब आप सक्सेस हो जाते हैं तो हर एक चीज ने कंट्रीब्यूट किया होता है कुछ ना कुछ. आपके स्कूल ने, आपके कॉलेज ने, इंस्टीट्यूशन ने, आपके मेंटर्स ने, हर किसी ने कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट किया होता है. तो ईएसएस ने आपकी पूरी जर्नी में क्या कंट्रीब्यूशन किया आपके हिसाब से? तो स्टार्टिंग मैंने बोला ये तो मेरा सेकंड स्कूल था. मैंने जो भी एज अ डिसिप्लिन, वैल्यूज, एथिक्स जो सीखा है ईएसएस से ही सीखा है. कैसे अपनी वर्थ एंड अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करना चाहिए. एंड ऑफ कोर्स लर्निंग नवीन सच इकोनॉमिक्स, तो वो जो ट्रेंड था वाज फैंटास्टिक. और ईएसएस की वैल्यूज मैं अभी भी देखती हूँ कहाँ मैंने जहाँ से स्टार्ट किया था, नाउ वेयर ईएसएस स्टैंड्स, रियली इट्स अ वेरी गुड. जस्ट आई वांट टू टेक द बिग अपलॉज फॉर द ईएसएस एंड दैट्स इट. थैंक यू. तो आपके पेरेंट्स का रिएक्शन क्या था व्हेन यू गेट द फर्स्ट जॉब? जब आपको फर्स्ट जॉब लेटर मिला, ऑफर लेटर मिला, तो पेरेंट्स का क्या रिएक्शन? ओके, तो दे वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि हाँ लाइक फाइनली उनके जो सैक्रिफाइसेस थे
एंड जो उनके साइड से जो भी उन्होंने किया, लाइक नाउ इट्स वर्थ इट। एंड ऑफ कोर्स हर किसी को, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा अगर उनके बच्चे कमा रहे हैं एंड दे आर जस्ट हेल्पिंग देम एंड कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है। तो बिल्कुल, वेरी क्योंकि हैप्पी। हर किसी के पेरेंट्स सही होते हैं ना, कि आज जब आपके पेरेंट्स आपको जब पढ़ा रहे होते हैं, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से अदर कोर्सेज में, इंस्टीट्यूशंस में भेज रहे होते हैं, तो उनकी भी एक होप होती है, एक उम्मीद होती है ना आपसे कि मेरा बच्चा ये करेगा आगे जा करके। तो कई बार ऐसा हम नहीं कर पाते हैं, तो ठीक है, आपके पेरेंट्स की भी आपसे उम्मीदें होती हैं बहुत ज़्यादा, तो उन उम्मीदों पर आपको खरा उतरना है और उसके लिए आपको खुद पे ही मेहनत करनी पड़ेगी, खुद से ही करना पड़ेगा सब कुछ। कोई आपके लिए करके नहीं जाने, है ना? कोई मतलब नहीं ऐसा नहीं है कि कोई और आपके लिए कुछ करके दे जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको कोई सपोर्ट कर सकता है, बट आपके करियर बिल्डिंग में आपको खुद से ही इन्वॉल्व होना पड़ेगा, है ना? करियर बिल्डिंग के लिए यू हैव, मतलब मेरे जीजू कहते हैं, आँख नाक कान खोल के रखो, जो कर रहे हो बस क्लियरिटी होनी चाहिए क्या कर रहे हो, एक फोकस होना चाहिए माइंडसेट का। बिल्कुल। एक लास्ट मैसेज जो कि जितने भी बीकॉम और बीबीए के स्टूडेंट्स को जो कि अपना करियर ग्रोथ करना चाहते हैं, अपने करियर को सही डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज क्या देना चाहोगे? एक मैसेज यही रहेगा, प्लीज फोकस व्हाट एवर यू आर डूइंग। आप कुछ भी कर रहे हो, डोंट कंपेयर विथ योर सेल्फ विथ अदर, कि वो अच्छा कर रहा है, वो खराब कर रहा है, वो चल रहा है। प्लीज डोंट फोकस। आप जो कैरी ऑन कर रहे हो, कैरी लाइक अ वेरी एफर्टलेसली, कि वो आपके फ्यूचर में हेल्प करे। एंड बी श्योर आपको क्या करना है, क्लैरिफिकेशन साथ में लेके चलो आप। मैं यही कहूँगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच श्रेया, आज का ये पूरा डिस्कशन के लिए और टाइम निकालने के लिए। श्रेया वैसे दूर से आई है, ठीक है ना, मयूर विहार रहती है और द्वारका तक आई है वो इस चीज के लिए, ठीक है ना। हमने उनको कॉल किया और बुलाया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि देखो ये क्या है कि इस तरह के इंटरव्यूज और इस तरह के डिस्कशंस जो हैं, इससे बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे और स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन मिलेगा कि व्हेन शी कैन डू देन आई कैन ऑल्सो, है ना, आई कैन डू, तो हम भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि ये आज का पूरा इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, कमेंट भी जरूर कर देना कि अगर आपको क्या पार्ट इसका अच्छा लगा है पूरे इंटरव्यू का, ठीक है। मुझे लगता है कि थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स इससे इंस्पायर होंगे और इसी तरह की जो सक्सेस स्टोरीज और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यार। और दूसरा क्या है, नेक्स्ट मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सक्सेस स्टोरीज के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।